गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम बात करें हैं ज्योग्राफी मॉडल पेपर 7 की। अब तक ज्योग्राफी के हमारे 6 मॉडल पेपर हो गए हैं। आज 7 नंबर का मॉडल पेपर है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको हर वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो, यदि मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करा दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं मॉडल पेपर 7 की। पहला क्वेश्चन है, जैविक संसाधन प्राय असमापेय होते हैं। जैविक संसाधन है जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जीव जंतु, ये जैविक संसाधन में शामिल होते हैं। तो ये असमापेय का मतलब समाप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि जैविक संसाधनों में प्रजनन क्षमता पाई जाती है। प्रजनन क्षमता का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहते हैं, इसलिए ये असमाप्य होते हैं। जैसे पेड़ है, पौधे हैं, मनुष्य है, जीव जंतु है, इनमें प्रजनन क्षमता पाई जाती है, इसलिए जैविक संसाधन क्या होते हैं? असमाप्य होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना में, इस योजना में पर्वतीय भागों में आवास निर्माण के लिए 75,000 रुपये दिए जाते हैं, और जो मैदानी भागों में आवास के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। पर्वतीय भागों में 75,000 और मैदानी भागों में 50,000 रुपये आवास निर्माण के लिए दिए जाते हैं। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री आवास योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कारण, भाई राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। क्या कारण है? 1000 पुरुषों के लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये लिंगानुपात है। तो क्या कारण है राजस्थान में लिंगानुपात होने का? पहला कारण है बाल विवाह। पहला कारण क्या है? बाल विवाह। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या की, कन्या की गर्भ में हत्या की जाती है लिंग परीक्षण करवा के। तीसरा है रूढ़िवादी सोच। प्राचीन परंपराएं और रूढ़िवादी सोच के कारण महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती। चौथा है बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व, बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है बालिकाओं की अपेक्षा, इसलिए राजस्थान में लिंगानुपात कम होने का प्रमुख यही कारण है। बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, रूढ़िवादी सोच है, बालकों को अधिक महत्व है बालिकाओं की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 1,000 से ऊपर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उसे हम कंपोज, या कई किताबों में कंपास के नाम से भी आता है, कंपास नाम भी आता है, या कंपोज के नाम से भी आता है। तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कंपोज या कंपास कहते हैं। ओपेक क्या है? ओपेक का जो पूरा नाम है वो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल आयातित देशों का संगठन, तेल आयातित देशों का संगठन, ये ओपेक का पूरा नाम है। कई बार आता है परीक्षा में। ओपेक में वर्तमान में 17 सदस्य हैं। वेनेजुएला है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है। ये जो देश हैं ये ओपेक के सदस्य देश हैं। 17 जो देश सदस्य बना था वह अफ्रीकन रिपब्लिक गिनी जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में, वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा प्रश्न आता है कई बार एग्जाम में। द्विपार्श्विक मतलब द्वि का मतलब दो, जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जब बहुत से देशों के मध्य व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, उसे हम बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास। सतत विकास मोस्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
सतत विकास क्या होता है? देखो, ऐसा विकास जो कुछ समय के लिए नहीं किया गया हो, मतलब ऐसा विकास है जिनकी जो योजना है वो कुछ समय के लिए नहीं बनाई गई, अर्थात आने वाली पीढ़ी या भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लाभ के लिए भी बनाई जाती है। ऐसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे उसे हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाला विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम के 2 उद्देश्य। मरु विकास कार्यक्रम DPP ये 77-78 में शुरू किया गया था। मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना, मरुस्थल के विस्तार को पूर्व में रोकना और मरुस्थलीय भागों में पेड़ पौधे लगाकर मरुस्थल के विस्तार को रोकना, वहाँ पर जल की सुविधा उपलब्ध कराना, कृषि फसलें आदि का विकास कराना, वहाँ पर रह रहे लोगों के विकास के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ये क्या है? मरु विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं। देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में हर बार आता है। ये सवाल आता है एग्जाम में, मोस्ट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको केवल सूत्र ध्यान में रखना है जनसंख्या घनत्व का। ये जनसंख्या घनत्व का ही नहीं बल्कि कायिक घनत्व भी आ सकता है या गणितीय घनत्व भी आ सकता है। आपको मैंने ये 5 सूत्र बताए थे उसके। तो जनसंख्या घनत्व में देखो कैसे क्वेश्चन आता है कि यदि एक प्रदेश का क्षेत्रफल 530 वर्ग किलोमीटर है तथा उसकी जनसंख्या कितनी है? 85,860 है, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का आपको सूत्र याद करना पहले कि कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो उस सूत्र में उसको मान को रख देना। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 85,860 है, तो उसको ऊपर लिख दो। घनत्व कितना है? 530 है। बिंदी से बिंदी कट गए और 53 का जो भाग 85,8,586 में दिया तो 162। जनसंख्या घनत्व कितना आया? 162। केवल आपको 162 नहीं लिखना। ये क्वेश्चन कई बच्चे गलती करते इसमें कि 162 लिख देते हैं, तो 162 ये क्वेश्चन गलत होता है। 162 नहीं लिखना है। जो आंसर है 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसे लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, आयताकार प्रतिरूप क्या होता है? देखो शुरू में ये एक रेखीय प्रतिरूप ही होता है। रेखीय प्रतिरूप मैंने आपको बताया जो रेल मार्ग सड़कों के मार्गों के किनारे होते हैं, शुरू में ये रेखीय प्रतिरूप ही होता है, लेकिन बाद में इनके चारों ओर तंग गलियों का क्या होता है? विकास हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। ये चित्र ध्यान से देख लीजिए इसको। अरीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप का क्या मतलब होता है कि एक गांव के केंद्र बिंदु, ये गांव का जो केंद्र बिंदु है वहां पर अनेक दिशाओं से जो सड़कें आकर मिलती हैं और उनके किनारे जब बस्तियों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अरीय प्रतिरूप कहते हैं। निम्न स्थानों को विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। तो पहला स्थान है, देखो निम्न स्थानों को हमें दर्शाना है। पहला स्थान है सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को जो स्थान है वो उत्तरी यूएसए के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र है। दूसरा है सेंटोस। सेंटोस ब्राजील का प्रमुख कॉफी बंदरगाह है। कहाँ है सेंटोस? सेंटोस कहाँ है? ब्राजील में है। अगला है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है ये उत्तरी, देखो ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर वाला भाग ये अटलांटिक महासागर है, उत्तर वाला उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाला दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक जो मार्ग है ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित जो महाद्वीप है उनको आपस में जोड़ता है। ये सबसे व्यस्त महासागर है, मैंने आपको बताया था। तो ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग परीक्षा में आता है कई बार। केप टाउन, केप टाउन अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख जो शहर है, दक्षिण में लास्ट नगर है केप टाउन। जो मैंने आपको बताया था कि जो केप कायरा रेल मार्ग है केप कायरा जो रेल मार्ग है जो केप कायरा से केप टाउन तक जाता है। विजयनगर जो क्षेत्र है वो भारत में है, कर्नाटक राज्य में। कहाँ है?
कर्नाटक राज्य में पड़ता है। पर ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग मैंने आपको बताया था कि जो सिडनी को किससे जोड़ता है, पर्थ से, जो हिंद महासागर के बंदरगाह पर स्थित शहर है। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य कृषि और गहन कृषि, इनमें आपको अंतर करना मोस्ट क्वेश्चन है। वाणिज्य कृषि को हमें व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। व्यापारिक कृषि या वाणिज्य कृषि एक है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं या वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं। तो वाणिज्य कृषि और व्यापारिक कृषि दोनों एक ही नाम है। परीक्षा में किसी भी नाम से आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अंतर करते हैं। पहला अंतर है वाणिज्य कृषि, कम जनसंख्या। वाणिज्य कृषि में जनसंख्या कम होती है और भूमि क्या होती है, अधिक। अधिक भूमि पर कृषि की जाती है। गहन कृषि, गहन कृषि में जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है और कम भूमि पर की जाती है। भूमि क्या होती है, कम होती है, जनसंख्या क्या होती है, अधिक होती है। वाणिज्य कृषि में खेतों का जो आकार होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। वाणिज्य कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। गहन कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। गहन का मतलब क्या होता है कि भूमि क्या होती है, इसमें भूमि क्या होती है, कम होती है। कम भूमि पर ही कहीं गेहूँ है, बाजरा है, बो दिए जाते हैं। गहन का मतलब होता है अत्यधिक फसल, भूमि कम है और अत्यधिक फसल का उत्पादन प्राप्त करना। मशीनों द्वारा वाणिज्य को जो कृषि है वो विकसित देशों में की जाती है। कहाँ की जाती है, विकसित देशों में की जाती है और बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा ये कृषि की जाती है। मानव श्रम का इसमें कोई काम नहीं होता। गहन कृषि में ये जो गहन कृषि है गहन कृषि, इसमें मानव श्रम क्या लगता है, अधिक लगता है। और ये जो कृषि है गहन कृषि ये विकासशील देशों में की जाती है। वाणिज्य कृषि का जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यापार, वाणिज्य जो कृषि है वो व्यापार की दृष्टि से आय प्राप्त करने के लिए की जाती है। जबकि ये जो गहन कृषि है वो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। वाणिज्य कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। गहन जो कृषि है मानसूनी क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर, मोस्ट क्वेश्चन है। कल मैंने आपको सुएज नहर बता दिया था, आज है पनामा नहर। देखो पनामा जो नहर है देखो इस प्रश्न को मैप द्वारा समझिए आप कि जो पनामा नहर है ये इधर पनामा उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी की तरफ अटलांटिक महासागर है और पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर है। पनामा जो नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर की योजना 1914 में हम्बोल्ट द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसे हम्बोल्ट द्वारा बनाई गई थी इसकी योजना। यहीं पर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू की ठंडी धारा, मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था, पेरू की ठंडी धारा या हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। 2000 में इस नहर के ऊपर पनामा देश का अधिकार हो गया था। इस नहर के ऊपर त्रिप्रणाली सिस्टम है। ये छोटा क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि त्रिप्रणाली सिस्टम कौन सी नहर पर है, तो पनामा नहर पर। क्या त्रिप्रणाली कि पानी के स्तर को, जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए इसमें त्रिप्रणाली लॉक सिस्टम बनाया गया। जैसे हम देखो कौन कौन से नाम है इसमें, पेड्रो मिक्वल, गार्टून और मिरा फ्लोर्स। ये त्रिप्रणाली सिस्टम 3 लोग बनाए गए, पेड्रो मिक्वल, गार्टून और मिरा फ्लोर्स। हाँ तो देखिए क्वेश्चन आता है कि त्रिप्रणाली सिस्टम क्या है या त्रिप्रणाली सिस्टम कौन सी नहर पर है। तो आपको लिखना पनामा नहर पर है। क्या है त्रिप्रणाली कि पानी के जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर 3 लॉक लगाए गए हैं, जिसका नाम है क्या नाम है, पेड्रो मिक्वल है, गार्टून है और मिरा फ्लोर्स है। अगला क्वेश्चन है माई बजाज सागर परियोजना को बताना है। देखो स्टूडेंट्स वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब की बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना और माई बजाज सागर परियोजना में क्वेश्चन आने के 100% चांस है, क्योंकि पिछली बार चंबल परियोजना का क्वेश्चन आया हुआ है।
तो आपको इंदिरा गांधी परियोजना और माई बजाज सागर परियोजना इनको तो रट लेना ही है। बाकी चंबल परियोजना को भी देख लेना आपको। माई बजाज सागर परियोजना, देखो माई बजाज सागर जो बांध है वो राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में बनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जनता की समृद्धि के लिए और कृषि व पशुओं व पशुपालन के लिए पानी उपलब्ध या जल उपलब्ध कराने के लिए बांध बनाया गया, ताकि आदिवासी जो क्षेत्र है उनका विकास हो सके और अपने वो आदिवासी जो लोग हैं वो अपने जीवन निर्वाह कर सके। तो फसल, कृषि, पशुपालन आदि के विकास के लिए बांसवाड़ा जिले में माई बजाज सागर बांध बनाया गया है। इस बांध का जो काम है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था, या इस परियोजना का जो काम है वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। पहला चरण है, पहले चरण में क्या हुआ, पहले चरण में बांसवाड़ा जिले में माई बजाज सागर क्या बना गया, बांध बनाया गया। पहले चरण में माई बजाज सागर बांध बनाया गया। दूसरे चरण में डूंगरपुर जिले में या डूंगरपुर जिले के क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए इस बांध से 2 नहरें निकाली गई, आनंदपुरी और सागवाड़ी नहर। आनंदपुरी नहर और सागवाड़ी नहर क्यों निकाली गई, ताकि इन नहरों से डूंगरपुर जिले के क्षेत्रों को पानी पहुंचाया जा सके। तीसरा चरण है, तीसरे चरण में इस बांध के ऊपर 2 लघु विद्युत ग्रह भी बनाए गए। विद्युत ग्रह क्या होते हैं, जिससे क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो बिजली बनाने के लिए पर छोटे 2 विद्युत ग्रह भी बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्व कीजिए और एक प्रश्न को लेकर मत बैठिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे क्वेश्चन आपके माइंड में उतने ज़्यादा सेट होंगे। आपको रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलेंगे कल वाले वीडियो में इससे भी ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। और किसी भी क्वेश्चन में एक डाउट हो तो आप मेरे कमेंट में नीचे लिख कर भेज सकते हैं। थैंक्स।